Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 17th of February and we are going to discuss the current affairs of the day. उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है 30 टेस्ट की, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के साथ मॉडल हिंट्स भी मिलेंगे, मेंटरशिप भी मिलेगी और प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलेगा। अगर आप इवैल्यूएशन की क्वालिटी या मॉडल हिंट्स की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, देख सकते हैं। प्रीलिम्स के पहले आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा ताकि आप प्रीलिम्स का अच्छे से पढ़ सकें और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी 19 ऑफ फरवरी से ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में शुरू हो रही है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑल्सो नोन एज निमाड़ के गांधी। निमाड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आर काशीनाथ त्रिवेदी, विश्वनाथ कोड़े, बैजनाथ महोदय, अब्दुल गफार खान। द करेक्ट आंसर इज काशीनाथ त्रिवेदी। काशीनाथ त्रिवेदी जी को निमाड़ का गांधी कहा जाता था। इनका जो बर्थ है प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़वानी में हुआ था। कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़वानी। और प्रेजेंट अगर उसके हिसाब से देखें हम तो वो लोकेशन आएगी आपकी धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ही क्लोज थे गांधी जी से एंड ही हैज़ ज्वाइन साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इन्होंने ज्वाइन कर लिया था एज अ को एडिटर ऑफ हिंदी नवजीवन। अब नवजीवन क्या था? एक जर्नल था गांधी जी का, ठीक है, उसके को एडिटर थे ये, और बहुत सारी बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया है और बहुत हेल्प की है एडिटिंग वगैरह के काम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मध्य भारत। मध्य भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी यही थे, राइट। और इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला है 1995 में। और इन्होंने एक आश्रम का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था गांधीयन लाइन पे ही, उसका नाम था ग्राम भारतीय आश्रम। ठीक है, कहाँ पे था ये था धार डिस्ट्रिक्ट पे, राइट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अब्दुल गफार खां को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन इंदौर। रिसेंटली इंदौर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हैं। उनमें से कौन से इवेंट्स हैं, ये नीचे लिस्ट दी हुई है आपको। प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया एंड G20 एग्रीकल्चर मीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। भारतीय प्रवासी दिवस कब से कब तक चला? 8 to 10 ऑफ जनवरी। ग्लोबल इन्वेस्टर की मीटिंग कब से कब तक चली? 11 to 12 ऑफ जनवरी। खेलो इंडिया और G20 अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स कहाँ पे हुए हैं? इंदौर में हुए, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं? ऑप्शन आर पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, सौम्या तिवारी और पूजा वस्त्रकार। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा पहली ऐसी इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट्स ले लिए हैं। दूसरे ऑप्शन में आप यहाँ जो देख रहे हैं जो है पूजा यादव, इन्होंने अभी तक 98 विकेट्स लिए हैं, ये भी पहुँचने वाली है 100 विकेट्स के पास। सौम्या तिवारी जी का नाम हमने पढ़ा हुआ है कई बार भी। ये कौन है? ये है वाइस कैप्टन है किस चीज़ की? वाइस कैप्टन है अंडर 19 फीमेल क्रिकेट टीम की, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये है भोपाल की। और पूजा वतस्कर जी के बारे में भी हमने पढ़ा था, ये मुंबई इंडियंस के लिए चूज़ किया गया इनको विमेंस प्रीमियर लीग में, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये है शहडोल की रहने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल रिसीव 12 मोर चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 12 और चीते लाए जा रहे हैं, वो किस नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं? ऑप्शन आर कूनो पालपुर, कान्हा, पन्ना एंड माधव। द करेक्ट आंसर इज कूनो पालपुर। यहाँ पे पहले भी चीते लाए जा चुके हैं, बट पहले चीते कहाँ से आए थे? पहले आए थे नामीबिया से। कितने? 8 आए थे। कब आए थे? 17 ऑफ सितंबर को। और अब कल आने वाले हैं 12, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे कूनो पालपुर नेशनल पार्क? ये है आपके शिवपुर में। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में सब कुछ आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे पड़ता है? इन मंडला एंड बालाघाट। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश किया गया था इस नेशनल पार्क को? 1955 में। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब आया है ये? प्रोजेक्ट टाइगर में ये आया है 1974 में। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन में आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हु रिजाइंड यस्टरडे। अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है।
ठीक है, उनका नाम क्या है आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक, ऑप्शंस आर डेविड मैलपास, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा एंड ग्रेबियसस और कैथरीन रसल। द करेक्ट आंसर इज डेविड मैलपास। डेविड मैलपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, चीफ थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, 1944 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो नाम आपको दिख रहा है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये कौन है, ये आईएमएफ की चीफ हैं। किसकी चीफ हैं, आईएमएफ की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेबेसस। ठीक है, ये कौन है, ये है आपके WHO के चीफ हैं। ये कहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर आपका, ये है आपका जिनेवा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ग्रेबियसस कहाँ के हैं, WHO। ठीक है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO का जिनेवा में है। फिर है कैथरीन रसल। कैथरीन रसल जो है वो कौन है, वो यूनिसेफ को लीड करती है, यूनिसेफ की हेड हैं। और यूनिसेफ का ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, ये कहाँ पे है, ये है न्यूयॉर्क पे। तो आपको मुझे बताना है कि IMF का हेडक्वार्टर जिसको क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हेड करती हैं वो कहाँ पे है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से है। इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी हु गेव दिस स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक ऐसा चार्टर है, नया चार्टर है स्लेवरी का। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी। द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये जो एक्ट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक न्यू चार्टर है किसका, स्लेवरी का। ठीक है, और बहुत सारे प्रोविजंस हैं 1935 के एक्ट्स के, वो आपको याद करने हैं। जैसे कि डायरार्की जो है वो प्रोविंस से ख़त्म करके कहाँ ला दी गई थी, सेंटर में ला दी गई थी। बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। तो और ऐसे आप मुझे 3-4 फैक्ट बताएं जो कि बहुत ईजिली आपने याद किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्या होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तरीके से तानाशाही या किसी एक पर्सन का रूल। ठीक है, अब जो प्रोविजन थे किसके, इनमें से किस एक्ट के, ये पूछा गया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका करेक्ट आंसर है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें ये बताया गया है यहाँ पे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें प्रोविजन एक ऐसा था कि जो गवर्नर जनरल या गवर्नर होंगे वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका वीटो रहेगा या उनका से रहेगा किसी भी चीज़ में, और वो चीज़ प्रोविजन में ऐड कर दी गई थी। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। मतलब जो आपने बनाया है नियम या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप से, उसमें ही आपने दे दिया है कि वो उसको अधिकार है किसी एक पर्सन को पूरे तरीके से रूल करने का। तो इसका यही मतलब निकलता है। आपको सिलेबस में आपने देखा होगा, प्रीलिम्स के सिलेबस में ये दोनों हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसको आपको मेमोराइज करना है। इनके सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं कि हाँ भाई पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब हुआ, या फिर विमेन को लेजिस्लेशन में, जैसे कि 1935 के एक्ट में विमेन को रिजर्वेशन मिला था। किसमें, विमेन को रिजर्वेशन मिला था लेजिस्लेशन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वोटिंग राइट्स भी जो है कब मिल गए थे पहली बार, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरीके से आप सारा हिस्ट्री की भी चीज़ों को याद करते हुए चलें, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।